Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the methods to measure the price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं ये आपने पिछले सेशन में पढ़ ही लिया है कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है उसकी रेस्पॉन्सिवनेस को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. हाउ मच चेंजेस विल बी इन द डिमांड आफ्टर द चेंजेस इन प्राइस. According to that, there are different methods to measure the price elasticity of demand. Today we will discuss the total expenditure method. What is total expenditure method? जिसे हम हिंदी में कुल व्यय पद्धति भी कहते हैं. जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में जो चेंजेस आते हैं और डिमांड में चेंज आने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं. इन दिस मेथड वी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड by comparing the total expenditure of a consumer before and after variations in प्राइस. यानी हम टोटल एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं और उसके बेस पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं. अकॉर्डिंग टू इट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रिलेटिव इनइलास्टिसिटी डिमांड. उसके आधार पर हमने 3 केसेस लिए हुए हैं. फर्स्ट केस, सबसे पहले हम केस 2 को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि केस 2 यदि आपको समझ में आ गया तो आपके लिए केस 1 और केस 3 इजी हो जाएगा. केस 2 में क्या है, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 4 है तो डिमांड 10. जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटकर हाफ हो जाता है, 4 का हाफ 2, तो डिमांड जस्ट डबल हो जाती है, 10 का डबल 20. या जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़कर जस्ट डबल हो जाता है तो डिमांड जस्ट हाफ हो जाती है. इट मींस जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में 10% इंक्रीज हो जाए तो डिमांड 10% डिक्रीज हो जाए और जब प्राइस 10% डिक्रीज हो तो डिमांड 10% इंक्रीज हो जाए. यानी इनवर्स रिलेशनशिप हो लेकिन इक्वल हो. तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है. जब प्राइस 4 है, डिमांड 10 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 40. जब डिमांड हाफ हो गई तो जब प्राइस हाफ हो गया तो डिमांड जस्ट डबल हो गई, 10 का डबल 20, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल 40. अगेन जब प्राइस डबल हो जाता है तो डिमांड हाफ रह जाती है जिसकी वजह से फिर से टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो जाता है. तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं और यह इक्वल टू 1 होती है. यानी it means when there is a change in price and after then how much changes will be in the demand, total expenditure is same, then it will be unit elasticity of demand and it will be equal to 1. Now केस 1 पर आते हैं. केस 1 में आप लोगों के लिए प्राइस मैंने सेम ले लिए हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर यू. प्राइस 4 है तो सेम डिमांड 10 है. यदि प्राइस हाफ हो जाता है यानी 4 का हाफ 2, तो उस सिचुएशन में डिमांड डबल होनी चाहिए लेकिन डबल से भी ज्यादा बढ़ जाती है. 10 का डबल 20, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 25, 30, 35, यानी मोर देन डबल हो जाती है जिसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. यदि प्राइस डबल हो जाए तो डिमांड आधी से भी कम हो जाए जिसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए
तो इसको हम रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं और यह मोर देन 1 होती है। या इट मीन्स प्राइस के कम होने पर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के कम होने पर, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड इतनी कम हो जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो उसे हम रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। केस 3, प्राइस सेम लिए हैं। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 4 है तो डिमांड 10 है। प्राइस जब हाफ हो जाता है तो डिमांड डबल से भी कम होती है। मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत थोड़े से चेंजेस आते हैं। सी, यदि प्राइस डबल हो जाता है तो डिमांड में ज्यादा कमी नहीं आती है, बिल्कुल जरा सा वेरिएशन होता है। इट मीन्स प्राइस के कम होने पर जब डिमांड में बहुत कम वृद्धि हो या डिमांड बहुत जरा से इंक्रीज हो या प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में बहुत जरा सी कमी हो, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के कम होने पर कम हो जाए और प्राइस के बढ़ने पर बढ़ जाए, तो इसको हम रिलेटिव इनइलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं और यह 1 से कम होती है। ये क्लियर है कि यदि केस 2 में टोटल एक्सपेंडिचर जब सेम होता है, प्राइस के घटने बढ़ने का डिमांड पे इतना इफेक्ट हो कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, तो यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड। जब प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। और जब प्राइस के कम होने पर डिमांड में बहुत जरा सी वृद्धि हो या बहुत जरा सा इंक्रीज हो, तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में इतनी सी कमी हो कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी डिमांड होती है और लेस देन 1 होती है। इस डायग्राम से आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। OX टोटल एक्सपेंडिचर, OY प्राइस, ABCD प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। इन दैट A से B तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है, B to C इक्वल टू 1 एंड C to D इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। अब आपको ये कर्व, आपको एग्जाम में सिर्फ यही कर्व बनाना है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कर्व अलग से दिखा रही हूं, क्योंकि यदि इसमें बनाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 से ज्यादा है। उस सिचुएशन में कर्व आपका ये वाला है। जब प्राइस P है तो टोटल एक्सपेंडिचर E। ओके, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़कर P1 हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम डिमांड नहीं दिखा रहे हैं, हम टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। उसके बेस पर जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए। सेकेंड में व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट 1 है या इक्वल टू 1 है, उस सिचुएशन में प्राइस P है, डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर OE है। प्राइस कम होकर P1 हो जाए या प्राइस बढ़कर P2 हो जाए, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर OE ही रहे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आए, तो वो यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड होगी। थर्ड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, उसका कर्व कैसे है, ऊपर की ओर जा रहा है।
ओके, यदि प्रोडक्ट का प्राइस P है तो एक्सपेंडिचर E है। प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़कर E1 हो जाता है और प्राइस की कम होने पर एक्सपेंडिचर घटकर E2 हो जाता है। यानी प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी या रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के आधार पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से मेजर करते हैं। In the next session, I will take the percentage method of price elasticity of demand. Till then, bye. Take care.